जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी आपके क्वेश्चंस आए थे, जिसको मैंने जवाब तो दिया था काफ़ियों का, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो बहुत ज़्यादा कॉमन थे, तो मुझे लगा उस पर भी वीडियो बनाना ज़रूरी है। और कोई लोग पूछ रहे थे कि भर के बता दो फॉर्म कैसे भरना है, उस पर भी बात करेंगे। फीस स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आया था, फीस स्ट्रक्चर कैसा है, क्या कितनी पेमेंट करनी है, हॉस्टल के बारे में क्वेश्चन आए थे। तो इन सारे जो क्वेश्चन है उसके आंसर इस वीडियो में आपको मिलेंगे। हाँ, एक बात और मुझे कहनी थी कि जितने भी लोगों ने मतलब पहली बात तो थैंक यू कि इतना अच्छा सपोर्ट आपने दिखाया। यहाँ पर मैं अपने दोस्तों का, जिसको जो सारे दोस्तों ने सब्सक्राइब किया और लाइक किया, कमेंट किया, जो कि जानते मुझे, उन लोगों ने किया, तो उनके लिए भी बहुत थैंक यू तहे दिल से। और फैमिली मेम्बर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया, तो उनको भी बहुत थैंक यू। सब लोगों ने पूरा वायरल ही कर दिया वहाँ पे ग्रुप में, जो कि मैं होना नहीं चाहता था, लेकिन उसके लिए भी थैंक यू। और हाँ, फिर जो अननोन लोग हैं जो जुड़े और उन लोगों ने भी सपोर्ट दिखाया, कमेंट किया, लाइक किया वगैरह, तो उनको सबसे ज़्यादा मतलब ग्रेटिट्यूड टू देम। और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। थैंक यू एवरीवन। ये अभी आप जो सामने देख रहे हैं, ये है हाउ टू अप्लाई वाला जो सबसे पहले नोटिफिकेशन आया था, उसकी पीडीएफ है। तो इसमें आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो एक इन्फॉर्मेशन सब बच्चे पूछ रहे थे, आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ दीज सर्टिफिकेट्स द स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू डिपॉजिट द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ फी बाय द डिपार्टमेंट। लोग पूछ रहे थे फीस का क्या करना है। आगे अपन फीस पे और अच्छे से बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन ये वाली आप समझ लो कि आपके पहले डॉक्यूमेंट्स, लोग पूछ रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट कर दिए, उनको ईमेल सेंड कर दिया, उसके बाद फिर क्या होगा। तो अगर आप डॉक्यूमेंट जब सबमिट कर दोगे तो फिर वहाँ से वेरीफाई होंगे आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके सारे सर्टिफिकेट्स वेरीफाई होंगे। और जब आपका सब वेरीफाई होने के बाद आपके पास, आपने जो नंबर दिया उनको, आपने जो ईमेल दिया है, उस पर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि वेरीफाई हो गया है। और फिर आगे की फीस का स्ट्रक्चर, फीस आप भर सकते हो उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ही एक्टिव होगा। सो यहाँ पे वही लिखा है कि आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ दीज सर्टिफिकेट्स द स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू डिपॉजिट द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ फी बाय द डिपार्टमेंट। ठीक है, आपका वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप अलाउ किए जाएंगे कि आप डिपॉजिट कर सकते हैं अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो फीस होगी वो भी। अब कितनी कितनी इंस्टॉलमेंट होगी किन किन सारे कोर्सेज की, वो भी इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे एडमिशन फॉर्म को लेकर कि एडमिशन फॉर्म में मार्क्स बढ़ेंगे, मतलब मार्क्स कैसे लिखें हम, क्योंकि मार्क्स अभी मेरी वो तो आया नहीं है, ग्रेजुएशन हुआ नहीं है मेरा। तो ग्रेजुएशन अगर नहीं हुआ है तो अभी मैं मार्क्स को कैसे लिखूं, कैसे बताऊं कि मेरा मार्क्स कितना है, उसमें लिखना क्या है। तो अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पे अपन जब एडमिशन फॉर्म में भी जाएंगे तो उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो आप परसुइंग लिखेंगे वहाँ पे और नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे, क्योंकि आपका अभी ग्रेजुएशन हुआ ही नहीं है, तो आप कैसे लिख सकते हैं वहाँ मार्क्स। जिनके हो गए होंगे वो उसके हिसाब से लिखेंगे। मूल निवासी के ऊपर बात करते हैं। मूल निवासी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो मूल निवासी, अगर आप एमपी, देखो सिंपल बात है, अगर आप एमपी से हो और साथ ही साथ आपका जो आपने रिजर्वेशन में आए हो, मतलब एमपी ओपन में आपका नाम आया है लिस्ट में, तो आपको मैंडेटरी है, आपको देना ही पड़ेगा क्या, मूल निवासी अपना। एमपी के स्टेट में, एमपी में रहते हो और एमपी के कैंडिडेचर के तौर पर, आप एमपी के कैंडिडेट के तौर पर रिजर्वेशन मांग रहे हो, तो आपको तो मूल निवासी देना ही पड़ेगा। अब वो लोग आते हैं जो एमपी के तो है, लेकिन उनका नाम इंडिया, ऑल इंडिया ओपन में आया है। अगर ऑल इंडिया ओपन में आया मतलब आपको मूल निवासी देने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है। लेकिन आप अगर एमपी के हैं और आपके पास मूल निवासी भी है तो आप उसको अपलोड करेंगे। मूल निवासी नहीं है तो पहली बात तो आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले हो तो उसके लिए मूल निवासी तो बनवा ही लो, सारे आगे काम ही आएंगे। और अगर नहीं है तो डिपार्टमेंट पे फोन करके पूछ लेना, नंबर भी बताऊंगा अभी सारे डिपार्टमेंट का, सारे एचओडीज का, तो उन पर आप कॉल करके पूछ सकते हो कि मेरा मूल निवासी एमपी का नहीं है। और ऑल इंडिया में आने के बाद तो आपको जरूरत नहीं पड़ती मूल निवासी देने की, ठीक है, कि आपको रिजर्वेशन नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप किसी भी तरीके से एमपी के होने का क्लेम करते हैं तो उसका प्रूफ चाहिए रहता है, तो वो मूल निवासी देता है। एक क्वेश्चन आया था कि मैं यूपी से हूँ और मेरा मूल निवासी, मुझे मूल निवासी देना पड़ेगा क्या। तो आप यूपी से हो, मांगा क्या गया है, आपने चेकलिस्ट मतलब ध्यान से नहीं दी, चेकलिस्ट में साफ साफ लिखा है कि एमपी का डोमिसाइल चाहिए, उनको एमपी का मूल निवासी चाहिए। आप यूपी से हो, आप छत्तीसगढ़ से हो, आप कहीं से भी हो, आपको डोमिसाइल नहीं देना वहां की मैं यूपी का हूँ। आपको सिर्फ एमपी का डोमिसाइल देना है। वो भी इसलिए क्योंकि आप एमपी का रिजर्वेशन चाहते हो। और मोर डिटेल्स के लिए आप डिपार्टमेंट में अपने, मतलब
किसी की भी ऐसे डायरेक्ट बात में मत आओ, मेरी भी नहीं। डायरेक्ट कॉल किसको करो, उन्होंने नंबर दिया है, पूरे सारे नंबर्स गिवन है, आप उनको कॉल करो, नंबर्स मैं आपको शो कर दूंगा, उनको कॉल करो, पूछो, वो बताएंगे, उनकी ड्यूटी है। एक और क्वेश्चन आया ईमेल के ऊपर। हमको ईमेल भेजना है, हमारे डॉक्यूमेंट सारे जेपीजी फॉर्मेट में हमको स्कैन करवाने हैं और उनको ईमेल भेजना है। अब ईमेल हमारा रजिस्टर्ड होना चाहिए या फिर हम कोई से भी ईमेल से भेज सकते। अगर आप रजिस्टर्ड ईमेल से भेजेंगे, आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि आपको जो ईमेल है वो रजिस्टर्ड ईमेल ही भेजना है। ईमेल क्या होना चाहिए उस पे वो जरूरी नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स स्कैन करे हुए उनको सेंड करने। बाकी इन्फॉर्मेशन सारी आप जो लिखोगे सब्जेक्ट में, या फिर जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, एडमिशन फॉर्म भरोगे, उसमें जो ईमेल फोन नंबर रहेगा वो सारी चीजें उसमें रहेगी, ठीक है ना, आपकी कॉन्टेक्ट की डिटेल्स। लेकिन आई विल हाईली सजेस्ट कि या तो रजिस्टर्ड वाले ईमेल से ही करो, क्योंकि आपने जब रजिस्टर किया होगा तो आपके पास वो ईमेल होगा, तो उसी ईमेल से सेंड करो। अगर किसी कारणवश उस ईमेल से नहीं करना चाहते तो ऐसे ईमेल से करो जो कि आपके पास हो, किसी साइबर कैफे वाले के ईमेल से मत भेजो। इतना तो कॉमन सेंस आप शायद लगा ही सकते होंगे। बात आपने जो भी स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं उनको, तो उनके पास जब वो डॉक्यूमेंट्स पहुंच गए हैं, उसका पहले वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन करने के बाद आपको कांटेक्ट किया जाएगा और आपकी जो फीस होगी वो भराई जाएगी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की, ठीक है ना। फीस का करना क्या है, कैसे देना है, तो वेरीफाई होने के बाद आपके पास कांटेक्ट डिटेल्स आएंगी, फिर आपको इंस्टॉलमेंट भरनी है, अभी नहीं भरनी फीस। आप पहले उनको डॉक्यूमेंटेशन अपनी सारे भेजो, सर्टिफिकेट्स भेजो, और जब वो वेरीफाई कर लेंगे तब आपको फीस भरनी है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की, और डेट से पहले, 2 जुलाई डेट है उससे पहले, ठीक है ना। वो फर्स्ट लिस्ट वालों की 2 जुलाई से पहले, सेकंड लिस्ट की डिफरेंट। काफ़ी आप में से ही कई साथी लोग ऐसे होंगे जिनने वेरीफाई हो गया होगा, उनके पास वो मैसेज वगैरह आ गया होगा, कांटेक्ट आ गया होगा, या फिर उन्होंने फीस भी शायद भर दी हो। तो अगर कोई ऐसे लोग हैं तो वो कमेंट करके बताएं, और उसको थोड़ा एलेबोरेट करके क्या प्रोसेस रही, ताकि जो दूसरे बच्चों को डाउट आ रहा है वो सॉल्व हो सके, ठीक है ना। हॉस्टल का क्या है, केसेस क्या सीन है, तो ये जो हमारे पास पीडीएफ है, हाउ टू अप्लाई वाली पीडीएफ जो नोटिफिकेशन आया था उसकी पीडीएफ, तो इसमें साफ साफ लिखा है, ये देखिए हाईलाइट करा है मैंने, अ लिमिटेड नंबर ऑफ अकोमोडेशन फैसिलिटीज आर। आपको फीस भरने के बाद वहाँ पे जाना ही पड़ेगा कॉलेज में, उसके बाद आपको एक सेपरेट एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, फॉर्म वो वहाँ से मिलेगा शायद, या फिर वेबसाइट पे ही आएगा, उसको फॉर्म भरना पड़ेगा, पूरा फिल करना पड़ेगा, एप्लीकेशन उसकी एप्लीकेशन अलग से देनी पड़ेगी, मुझे हॉस्टल चाहिए यहाँ रहने के लिए, ठीक है। तो वो अलग प्रोसेस है, वो अभी यहाँ पे बताई भी नहीं गई है कहीं भी नोटिफिकेशन में, कहीं भी जगह में, तो वो उसकी चिंता मत करें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं गई तो क्या बताएं उसके बारे में, है ना। और तब भी अगर आप कॉल करके पूछेंगे तो वो भी यही बताएंगे कि पहले ये कर लो, और फिर उसके बाद आपको आगे का बता दिया जाएगा, जब आप एप्लीकेशन अलग से डालना पड़ेगा। तो ये साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि सेपरेट एप्लीकेशन आपको फिल करना पड़ेगा आफ्टर फॉर हॉस्टल आफ्टर टेकिंग एडमिशन। आप एडमिशन ले लो, पहले पहले एडमिशन लो, उसके बाद हॉस्टल का देखना। और हाँ, कोई भी क्वेरी हो तो उन्होंने देखो नंबर लिखा है, हाईलाइट करा है मैंने, इस वेबसाइट पे तो जाते ही रहा करो, ठीक है ना। एमसीयू की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो वहीं आती है ना। और भोपाल कैंपस में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कुछ तो ये नंबर है, खंडवा का ये रहा, रीवा दतिया सबके सामने लिखे हैं, ईमेल कर सकते हो, तो ये करके आप पूछ सकते हो आराम से। और हाँ, एक और क्वेश्चन आया था, ये जो हाईलाइट करके रखा है मैंने, कि फीस का आप डिपॉजिट करेंगे तो रिफंड के क्या फैसिलिटी है, तो यहाँ पे देखो लिखा है, इफ अ स्टूडेंट वांट्स टू विड्रॉ हिज हर एडमिशन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ प्रोग्राम, तो आपका प्रोग्राम कमेंस नहीं हुआ है उससे पहले आपको हटना है, मतलब आपको नहीं स्टार्ट करना, मतलब नहीं ज्वाइन रहना है, और आपने फीस भर चुके हैं, तो फीस में से 5,000 रुपये आपके डिडक्ट होंगे, मतलब आपकी जितनी फीस होगी उसमें से 5,000 रुपये विल बी डिडक्टेड एज प्रोसेसिंग फीस। तो 5,000 रुपये आपके डिडक्ट होंगे, रिफंड पूरी फीस नहीं होगी, ये बात का ध्यान रखो। अब डॉक्यूमेंट्स पे एक दिक्कत आई, देखो यहाँ पे लिखा है एमपी का डोमिसाइल चाहिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, ग्रेजुएशन के लिए भी एमपी का डोमिसाइल चाहिए आपको, और कहीं का डोमिसाइल नहीं चाहिए आपको, एमपी का डोमिसाइल चाहिए देना, मतलब उनको एमपी का डोमिसाइल चाहिए, ठीक है। बाकी मैंने बता ही दिया था पहली वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो। कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर आप रिजर्वेशन चाहते हैं तो उसका प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये इंपॉर्टेंट डेट से, जो कि पहले वाली डेट से, अब तो रिवाइज हो गई है, लेकिन मोटा मोटी इसके आसपास ही डेट रहेंगी,
और आपको एक दिन पहले इन्फॉर्म कर देते हैं ईमेल के थ्रू। फीस की सबमिशन देखो लास्ट डेट कब थी, पहले 1 जुलाई थी, लेकिन अब उनको पता है कि रिजल्ट भी एक दिन लेट आया है, तो इसको भी एक दिन बढ़ा दिया गया है, ये 2 जुलाई हो चुकी है। सेकेंड लिस्ट 5 को, इसको 6 कर लो, इसको सब में एक एक बढ़ा के आप अपना चेक कर लो अपने हिसाब से कब आपका क्या होगा। और ये रहे कॉन्टैक्ट की डिटेल्स, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी, ये पूरी की पूरी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, उसको डाउनलोड करो और सारे इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से ले सकते हो। सारे डिपार्टमेंट्स आपको दिखेंगे यहाँ पर, कौन सा डिपार्टमेंट है, फिर कौन से कोर्स है, फिर कौन से प्रोफेसर्स और कौन से टीचर्स है, और उनके नंबर। हेड को कॉल मत करना, बाकियों को कॉल कर। मान लो मेरा है जर्नलिज्म का डिपार्टमेंट है, तो मैं इन सर से कांटेक्ट कर लूंगा, या फिर एक कॉमन नंबर जो भोपाल का दिया गया है उस पर कांटेक्ट कर लूंगा। ठीक है, ऐसे सारे कांटेक्ट डिटेल्स भी दिए, तो आप इस पर कॉल करके वगैरह वगैरह पूछ सकते हो। एक मुझे एक चीज याद आई कि सीट्स कम है, जैसे कि 40 सीट्स है डिजिटल जर्नलिज्म की, और इन्होंने जो लिस्ट निकाली है वो 49 बच्चों की निकाली है। ऐसा क्यों? और फिर दूसरी बार भी राउंड में लेंगे तो ये 2-2 बार लेंगे, तो सीट इतनी कम है, बच्चों ज़्यादा ले रहे हैं, मेरा नंबर कैसे आएगा? ये कमेंट में ही आया था, किसी आप में से किसी ने भेजा था। रीज़न उसका ये है, सबसे पहला रीज़न कि कई बच्चों ने एक से ज़्यादा फॉर्म भरे हैं, कि मैंने की सिक्योरिटी के लिए मैंने जर्नलिज्म का भी भर दिया और डिजिटल जर्नलिज्म का भी भर दिया कि मुझे कुछ तो मिल जाएगा, अगर इसकी कट ऑफ ज़्यादा निकली तो उसकी मिल जाएगी। ऐसे करके नाम, और अगर कई लोगों ने 2-2 3-3 बार क्लियर किए, 2-2 3-3 लिस्ट में नाम आया उनका, तो उन सबके तो लिस्ट बढ़ गई, है ना। अब जो लेंगे तो एक ही, तो वो लोग हट जाएंगे उसमें से। फिर कई लोग फीस नहीं भरेंगे, कई लोग डॉक्यूमेंट्स देने में गलती करेंगे, लेट कर देंगे, या फिर कोई भी दिक्कत आएगी, इनकी मार्क्स कम आएंगे थर्ड ईयर में। अब एक पॉइंट यहाँ पे याद आया मुझे, क्वेश्चन बहुत पूछा गया था, उस पर अब बाद में आएंगे, लेकिन मार्क्स कम आएगा थर्ड ईयर में, 12th में इतने कमाए, फेल ही हो गए आप, तो फिर आपको थोड़ा ले सकते हैं यूनिवर्सिटी में। 40 बच्चों का सिलेक्शन को करना है, और वो कर ही लेंगे। जब सेकंड लिस्ट आएगी तो और थोड़ा क्लियरिटी मिलेगी इस बात पर। इस बात का ध्यान रखें, ईमेल पर दस्तावेज भेजने की समय सीमा 26 जून 2024 से 1 जुलाई 2024 तक है डिपार्टमेंट में, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। और फीस जमा करने की अंतिम तिथि 2 जुलाई 2024 रात्रि 12 बजे तक है। ये डेट्स को अच्छे से याद रखना। यहाँ पे भी डिटेल से कॉन्टेक्ट आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है, तो वो ये है, जिसपे ना कई बार मतलब गगन परमार वाले चैनल पर भी आपने पूछा था भैया से भी, तो ये है वो। कई बच्चों ने पूछा कि यदि इस लाइन का मतलब क्या है, कि यदि किसी कारण वर्ष विद्यार्थी अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा तथा विश्वविद्यालय के नियमानुसार उसका शुल्क वापस किया जाएगा। ये सबके बच्चों के दिमाग में, मतलब अब हमारे स्टूडेंट्स के दिमाग में बात ला रहा है, कौन सी एक और कोई परीक्षा होगी क्या, इसके बाद भी कुछ बचा है क्या, कोई और एग्जाम भी होगा क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपका एग्जाम सारे जो लेना था उनको ले लिए, डॉक्यूमेंट्स लेने, फीस जमा करनी है, यही प्रोसेस बची। ये क्या बताना चाह रहा है कि मान लो मैं हूँ थर्ड ईयर में अभी अपेयरिंग, मेरा रिजल्ट नहीं आया है, मैंने अप्लाई तो कर सकता हूँ, अपेयरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। और मैं मान लो हूँ 12th में और मुझे ग्रेजुएशन करनी है, मेरा रिजल्ट अभी नहीं आया है, और अगर वो अंतिम परीक्षा, ध्यान दें, अब जो कि वो अंतिम परीक्षा 12th की, मेरी ग्रेजुएशन के लिए अंतिम परीक्षा क्या हुई, मेरी 12th वाली, और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मेरी अंतिम परीक्षा क्या हुई, थर्ड ईयर की, या फिर 4th सेमेस्टर, जो सेमेस्टर सिस्टम में 5th-6th सेमेस्टर जो होगा, सेमेस्टर सिस्टम का मुझे दिक्कत है, मुझे वो नहीं पता उसके बारे में, तो वो तो डिपार्टमेंट में कॉल करके ही पूछिएगा। जो भी सेमेस्टर सिस्टम के बारे में पूछ रहे ना, वो डिपार्टमेंट में कॉल करके पूछो, मैं बिल्कुल भी आपको धोखे में नहीं रख रहा, मुझे उसके बारे में जानकारी अभी नहीं है, तो वो आप डिपार्टमेंट में फ़ोन करके ही पूछ लीजिए तो बेहतर होगा। अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण होने, अगर आप नहीं हो पाते हैं तो आपका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा, मतलब आपका जो भी आपका एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, फॉर ऑब्वियस रीजन कि आप अगर फेल ही हो गए 12th में, आप है ना ग्रेजुएशन में फेल हो गए, तो आपको पीजी करने का मौका कैसे दिया जाएगा? तो ये, लेकिन इसमें कंफ्यूजन हो गई थी काफ़ी लोगों को, तो वो बस क्लियर करने के लिए आपको बता दिया जी। और ये सारी चीज़ें जो मैं डिसाइफर कर पा रहा हूँ इस पूरे उसको पढ़कर, वही बता रहा हूँ मैं। मेरी कही हुई बात कहीं से भी, डिस्क्लेमर है एक तरीके का, कि मेरी कही हुई बात कहीं से भी कोर्ट में मत ले जाना। हाँ, बस। अब आते हैं, हमने हाउ टू अप्लाई वाला देख लिया, हमने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देख लिए। अब आते फीस स्ट्रक्चर में, कि फीस भी तो भरनी होगी, बिना पैसों का कुछ नहीं मिलता।
तो फीस क्या क्या सिस्टम है, कई लोगों ने पूछा कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है, क्या स्ट्रक्चर है, कैसे भरना है, क्या नहीं करना है, क्या पैटर्न होगा, कैसे उसको डिवाइड करा गया है, वो बता देता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं मास्टर्स का, एक एग्जांपल लेते हैं बैचलर्स का। मास्टर्स का डिजिटल जर्नलिज्म का लेते हैं एग्जांपल। और इसमें आप देखो, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। तो मास्टर्स तो 2 साल का होता है, सबको पता है। तो पहली इंस्टॉलमेंट जो होगी, देखो, एट द टाइम ऑफ एडमिशन टू बी सबमिटेड ऑनलाइन, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पे जाकर आपको अपनी फीस जमा करनी है। तो कितने रुपए जमा करने हैं मास्टर्स वालों को, ये पूरी लाइन से देखो लिखा हुआ है। सबके जो कोर्स है उसके हिसाब से अपने अपना देख लेना कि पहली इंस्टॉलमेंट इतने रुपए की करनी है, फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट इतने रुपए की, 11,000, फिर 11,000, फिर 11,633 ये जो दिखाए। और फाइनली आपके मतलब कितने रुपए लगेंगे मास्टर्स करने में डिजिटल जर्नलिज्म में, 50,000 करीब रुपए लगेंगे आपको ये मास्टर्स करने में। ऐसे सबके कोर्सेज के अलग अलग फीस आपको दिख रही है सामने। एक एग्जांपल लेते हैं किसका, बीए इन जर्नलिज्म एंड क्रिएटिव राइटिंग का, कई लोग इसमें अप्लाई करते हैं। तो इसमें फीस कितनी है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की, 16,115 रुपए, इतने भरने हैं आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में। बाकी इंस्टॉलमेंट आपको दिख रही है 12,000 की अप्रोक्स आपको हर बार भरने हैं इतनी सारी किश्तों में, क्योंकि ये 4 साल का प्रोग्राम है टोटल, दिख रहा है, ईयर 4। और 1,08,000 रुपये, इतने रुपए आपकी फीस लगेगी बीए करने में। और खंडवा कैंपस की क्या है, रीवा कैंपस का क्या है, दतिया कैंपस की क्या है फीस स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा या तो पॉज करके देख लो, या फिर ये की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, डाउनलोड करो, इत्मीनान से देखो आराम से। और हाँ, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि कोई लोगों को लग रहा होगा ये फीस बहुत महंगी है, और कोई को लग रहा होगा कि नहीं सही तो है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ। हमारी जो ये जो माखन लाल की फीस है, यहाँ पे मास्टर्स में आपको दिख रहा है एक तरीके से कि 50,000 के आसपास आपकी फीस है मास्टर्स करने की, जो कि 2 साल का होता है। और बैचलर्स के लिए आपको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा, जो कि 4 साल का है, एक मोटा मोटी हिसाब लगाएं तो। वहीं अगर हम इसके पिछले बार की कंपेयर करें, मतलब ये कब का है लिस्ट, 23-24 का, ये लिस्ट कब की है, 23-24 की। और अगर हम कंपेयर करें इसको किससे, इसके पिछले साल वाले से, तो ये फीस इंक्रीज हुई है, मतलब पहले कम थी फीस, अब ज़्यादा हुई है फीस। पहले करीब 6,000 रुपये, 6-7 हज़ार रुपये कम थी। तो फीस तो बढ़ी है पहले से, लेकिन उसका रीज़न क्या है कि न्यू कैंपस में शिफ्ट हुए हैं। प्लस एक रीज़न दिया जाता है केजी सुरेश जी के द्वारा, जो कि वाइस चांसलर है हमारे माखनलाल यूनिवर्सिटी के। तो उनने रीज़न दिया है कि हम ये पूरी तरह से सेल्फ फंडेड है, एक तरीके से, कि हम सेंटर से, ओ सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट से 0% लेते हैं, मतलब कुछ भी नहीं लेते उनसे। हम जो भी लेते हैं वो जो फीस होती है, इन्वेस्टमेंट अगर कोई होगी वो, और इन सब चीज़ों से ही हम अपने सारे स्टाफ की सैलरी वगैरह देते हैं, स्टेट से नहीं लेते हैं। तो इसलिए थोड़ी फीस पहले से बड़ी होगी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से, दिल्ली वाले, तो उसकी फीस है करीब करीब 80,000 रुपये 1 साल के लिए, डिप्लोमा कोर्स के लिए। तो कंपेयर करें तो बहुत ही कम है ये, मास्टर्स के लिए भी देखा जाए और बैचलर्स के लिए भी देखा जाए। लेकिन इसकी क्या है कि प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ है वो ऑब्वियसली ज़्यादा ही है, एमसीयू से तो ज़्यादा ही होगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो। और काफ़ी उसका नाम, वही पूरे इंडिया में वही यूनिवर्सिटी। तो एक मोटा मोटी बता दें कि मुझे पता चला ये इन्फॉर्मेशन सारी, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो मतलब इतने इतने रुपए लगते हैं किसके, आईआईएमसी से करने में, और इतने रुपए लगते हैं अपने करीब हमारे माखनलाल से, आपको जब आप वो करेंगे मास्टर्स या बैचलर्स करेंगे एडमिशन फॉर्म पे। पता नहीं बच्चों को इतनी दिक्कत क्यों आई इसमें, इस वाले में तो बहुत ही मतलब कि भर के बता दो कैसे भरना है। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसको भी। तो अप्लाइड कोर्स, किस कोर्स के लिए अप्लाई किया है आपने, पता नहीं इसमें दिक्कत क्यों आई थी। तो अप्लाइड कोर्स, किस कोर्स में अप्लाई कर रहे हो आप, लिखोगे यहाँ पर, मैं कर रहा हूँ MA DJ, पूरा फुल फॉर्म लिखोगे क्या, मास्टर्स इन डिजिटल जर्नलिज्म, फोटो चिपकाओगे अपने यहाँ पर, नेम इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो भी आपका नाम है उसको यहाँ पे साफ साफ अक्षरों में कैपिटल में लिखोगे। ठीक है, आपको यहाँ पे हिंदी में लिखना है,
ठीक है। और ये करके लिखना है, पापा का नाम लिखना है, मदर का नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है अपनी, डेट का यहाँ लिखने है, मंथ यहाँ लिखना है, ईयर यहाँ लिखना है, मेल हो फीमेल हो टिक करना है, कैटेगरी 1 उनके लिए जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, 2 एससी, 3 एसटी, 4 ओबीसी। 1 जनरल लिख दो, या फिर जनरल में ईडब्ल्यूएस हो वो लिख दो, जनरल हटा के ईडब्ल्यूएस लिख दो, 1 लिख के, है ना। अब नेशनलिटी भारत माता की जय, है ना। पीएच, अब पीएच नहीं समझ में आया कई लोगों को कि पीएच का मतलब क्या है, तो वैसे तो मुझे भी नहीं आया था शुरू शुरू में, सर्च किया तो पता चला कि पीएच का मतलब होगा, यूपीएससी में, यूपीएससी के जो फॉर्म में यूज होता है पीएच का मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड। तो अगर आप हो तो टिक करो, नहीं हो तो छोड़ दो खाली। जम्मू कश्मीर से आप डिस्प्लेस्ड में आते हो क्या? नहीं आते होंगे अधिकतर लोग। जम्मू कश्मीर का तो कोई भी नहीं दिखा लिस्ट में, आपको दिखा क्या कभी? कोई भी नहीं आया अपनी यूनिवर्सिटी में जम्मू कश्मीर का। अगर कोई आया हो तो अच्छा है यार, अपनी यूनिवर्सिटी में कितना अच्छा लगेगा कि विविधता, कई सारे लोग दिखेंगे। तो जम्मू कश्मीर का तो वैसे कोई नहीं आया, अगर हो तो यहाँ पे टिक करना, वरना छोड़ देना। बोनाफाइड रेसिडेंट, कहाँ के रहने वाले हो? एमपी के या कहीं और के? तो एमपी का हूँ तो एमपी में लगाओ, अदर में यूपी बिहार झारखंड ये लगाओ, ठीक है। अब एमपी के हो तो डोमिसाइल भी देना। अगर आप एमपी का क्लेम कर रहे हो कि मैं एमपी का हूँ, अब देखो यहाँ पे आती है बात, है ना, समझ में आना कि आपने, आपका रिजर्वेशन तो नहीं ले रहे हो लेकिन आप एमपी से हो, आप बताना चाह रहे हो, तो उसका आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे सकते हो ना। ब्लड ग्रुप जो लिखना हो वो लिख दो, है ना। और बी पॉजिटिव, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल। अब यहाँ पे ये मत पूछना कि फोन नंबर हमारा दें कि हम वो कैफे वाले भैया का या साइबर कैफे वाले भैया का ईमेल अपना दे किसी और का। ये तो अपना दोगे ना यहाँ पे, ये तो बहुत जरूरी है, इस पे तो कांटेक्ट करेंगे वो, इसी पे कांटेक्ट किया जाएगा आपसे और पूछा जाएगा कि फीस वगैरह का बताया जाएगा, जो भी करा जाएगा। तो यही है सबसे मेन चीज। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस आता है परमानेंट एड्रेस और लोकल एड्रेस के बारे में। आपका स्थायी एड्रेस कहाँ का है, आप कहाँ के रहने वाले हो? परमानेंट, तो परमानेंट तो भाई साहब मैं रहता हूँ अपने एक गांव है मेहंदवाड़ी का, वहां रहता हूँ, या फिर एक तहसील है, छोटी जगह है, वहां का रहता हूँ, तो वो लिख देना। लेकिन लोकल एड्रेस अभी मैं कहाँ रह रहा हूँ वो मैं यहाँ लिखूंगा। 2 नंबर हो आपके तो दोनों दे देना, पापा का दे देना, एक दे देना, ऐसे करके आप नंबर दे सकते हो जो कि आपके पास रहे, आप उसको उठा सको कॉल को, ऐसा नंबर देना, है ना। यहाँ पे कोई भी नहीं लिखा कि पापा का देना है मम्मी का देना है, बस नंबर बोले, दो दो दे देना, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं एक और चीज पे जिसमें बहुत क्वेश्चन आएगा। इसमें तो नहीं आएगा कि 10+2 और इक्विवेलेंट, 12th के बारे में पूछ रहे हैं, कहाँ से किया है, तो बोर्ड सीबीएसई डाल सकते हो, या फिर एमपी बीएसई, मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, या फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, किस बोर्ड से हो वो देखकर डाल देना। कब पास किया है, नहीं किया तो परसुइंग लिखना कि मैंने अभी पास ही नहीं किया है तो क्या करूंगा, तो यहाँ पे लिखो परसुइंग, या फिर रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड, और फिर टोटल मार्क्स नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। अभी एप्लीकेबल ही नहीं है अपने आपके लिए कि आपका रिजल्ट ही कहाँ है डिक्लेयर। ग्रेजुएशन के लिए आप यूनिवर्सिटी लिखोगे पूरा, ईयर ऑफ पासिंग लिखोगे, कब पास किया था, है ना। ग्रेजुएशन कर लिया तो ईयर ऑफ पासिंग लिखोगे, मार्क्स वार्क्स लिखोगे। और जो सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनको नहीं पता टोटल मार्क्स और ये कैसे, तो ये तो आप है ना उससे पूछो, मुझे भी नहीं पता इसके बारे में, डिपार्टमेंट में जाके कॉल करके पूछो, या फिर है ना यूट्यूब पे वीडियो एक दो देख लेना कि सेमेस्टर से इसमें कन्वर्ट कैसे करते हैं, क्या करते हैं, सर्च करा होगा, काफी लोगों को तो मिल भी गया होगा, काफी लोगों ने भर दिया होगा। और जिन लोगों को इसका आंसर पता है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखो ताकि दूसरों को हेल्प मिले, मुझे भी पता चले और दूसरों को भी हेल्प हो उससे, है ना। मेरा तो इसमें ईयरली बेस में तो मैंने आराम से यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं आई। पीजी तो आप कोई कर ही नहीं रहो, यहाँ पे ऐसे डब्बा डब्बा बना दो डंडी डंडी, तो फिर नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल लिख दो, एन ए लिख दो। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अपना बोर्ड लिखोगे, यहाँ पे अपना ईयर लिखोगे, मार्क्स कितने आए, परसेंटेज कितने बने, सेम गोज विथ ग्रेजुएशन, और खत्म करोगे। अब नहीं मिला है तो क्या कर सकते, नहीं मिला तो क्या कर सकते, परसुइंग, अगर आप परस्यू कर रहे हो, अपियरिंग, अपियरिंग तो नहीं लिखना क्योंकि ग्रेजुएशन में अपियर थोड़ा कर रहे हो आप, रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड ऐसा करके लिख देना पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि ये सब चेक होगा।
और आपके जो भी डिटेल, आप फर्स्ट सेकंड की मार्कशीट तो भेजोगे ना, तो उनको दिख जाएगा फिर, अरे फर्स्ट सेकंड की मार्कशीट तो है और अभी बाकी चीज़ तो आई नहीं है इनके पास। अब फिर डिक्लेरेशन करना है, डेट, प्लेस, जब भी भर रहे हो उसकी डेट डाल दो, 27 से 1 जुलाई के बीच में, और भोपाल से भर रहे हो, रीवा से भर रहे हो, कहाँ से भर रहे हो उस प्लेस का डाल दो। एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट कि मेरे पापा मम्मी अलाउ कर रहे कि मैं ये प्रोग्राम कोर्स कर सकता हूँ। अपना नाम, सन हो या डॉटर हो उसके हिसाब से, श्री, अपने पापा का नाम, यहाँ पे श्री लिखा, देखो श्रीमती नहीं लिखा, मतलब पापा का ही नाम लिखना है, भेदभाव हो रहा है। तो अपने पापा का नाम लिखो, इस परमिटेड टू गेट एडमिशन इन, कोर्स का नाम, एचओडी, एचओडी कौन होगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो ये तो वहां से ही होगा, वो एक्सेप्ट करेंगे। अपने यहाँ पे साइन वाइन कर देना, है ना। अच्छा सुंदर सा, काम खत्म। ज़्यादा इसमें दिक्कत तो नहीं आई, बस ये सेमेस्टर वाले में दिक्कत आई होगी। सेमेस्टर वाले का तो आपको पूछना पड़ेगा, इसका मेरे पास जवाब कुछ है नहीं अभी, उसके लिए सॉरी। अब आगे चलते हैं। एक और है आवेदक की घोषणाएं, कि मैं घोषणा करता हूँ, क्या क्या घोषणा करता हूँ भैया, मैं घोषणा करता हूँ कि मैं विश्वविद्यालय के समस्त नियमों, निर्देशों, सूचनाओं एवं आचरण संहिता का पूर्ण पालन करूंगा या करूंगी। विश्वविद्यालय के नियम, अनुशासन व व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध रहूंगी। अपना व्यवहार शालीन एवं विनम्र रखते हुए प्रत्येक प्रकरण, ठीक है, मतलब आपको डिसिप्लिन रहना है। ऐसी किसी गतिविधि में नहीं रहूंगा जिससे कि विश्वविद्यालय की छवि खराब हो। कक्षा में 75% उपस्थिति, अब कई लोग पूछ रहे हैं अटेंडेंस का क्या है, तो 75% अटेंडेंस मैंने आपको लानी ही पड़ेगी। आपको 75% अटेंडेंस चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कॉलेज ही नहीं आ रहे हो, कॉलेज तो आना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा। अब पढ़ो ना पढ़ो वो आपके ऊपर है, लेकिन है ना, आना तो पड़ेगा, पढ़ना ही चाहिए भैया, ऐसा नहीं कह रहा। परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी, मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। हर कोई भी आप चीज़ फॉलो ना करोगे, आपका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा, सब में यही लिखा है कि आप कोई भी चीज़ फॉलो ना करोगे, कोई भी आप डॉक्यूमेंट से कुछ भी आपने दिक्कत करी, कोई भी आपने गड़बड़ी करी, तो आपको आपका प्रवेश निरस्त हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एडमिशन आपका, ठीक है। मैं घोषणा करता हूं कि पाठ्यक्रम अध्ययन के दौरान कोई नौकरी रोजगार, हाँ ये बहुत कंट्रोवर्शियल सी बात लगी, ये अजीब सा लगा सुनने में, कि मैं घोषणा करता हूं कि मैं पाठ्यक्रम, मतलब जब भी कोर्स चलेगा ना, अध्ययन के दौरान कोई नौकरी नहीं करूंगा, कोई रोजगार में नहीं शामिल होंगे, कोई व्यवसाय नहीं करूंगा। पाठ्यक्रम अवधि के में नियमित अध्ययन कार्य करूंगा। यदि पाठ्यक्रम के दौरान यह ज्ञात हुआ कि मैं नौकरी, रोजगार, व्यवसाय कर रही हूं, तो मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। इसमें प्रवेश निरस्त करेंगे, जबकि आप कोई जॉब नहीं कर सकते इसमें। लेकिन है ना, मैंने सुना था कि इंटर्नशिप वगैरह, तो ये इंटर्नशिप वगैरह और ये सपोर्ट तो करते हैं इसमें, अपने आपके जो टीचर्स, एचओडी वगैरह होते हैं, मतलब ऐसा मना ही नहीं हुई रियलिटी में, प्रैक्टिकली में पता नहीं मना क्यों है इसमें, कि ना आप रोजगार नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप बताओ आपके क्या राय है इसमें, कमेंट सेक्शन में। मैं किसी प्रकार की रैगिंग गतिविधि, हाँ भैया ये बहुत बुरी चीज़ है रैगिंग, इसमें तो कभी भी पार्टिसिपेट मत करना, कभी भी ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे कि आपके जूनियर्स परेशान हो। अपने सीनियर का भी आदर करना और जूनियर्स के साथ अच्छे से रहना, एक अच्छे इंसान बनो यार। कहाँ ये सब रैगिंग वैगिंग फालतू चीज़, बहुत जिसपे होती है ना, उस पर बीतती है, बहुत खराब दिमाग हो जाता है उनका। देखो कितने केसेस आते हैं। बिल्कुल ये सब से बिल्कुल बच के रहना, ये सब ना करना है, और होए तो एंटी रैगिंग सेल, इस पे कंप्लेन करना है विश्वविद्यालय की। अब देखो टू व्हीलर से आओगे, कई लोग तो एक्टिवा बाइक वाइक से आएंगे, या चार पहिया से, तो सीट बेल्ट हेलमेट पहन के आना है, ये रूल है एक। तो मैं विश्वविद्यालय, वरना आपकी जो गाड़ी होती है ना, वो अंदर नहीं आने देते हैं, ऐसा मैंने सुनने में आया है, कि जो कैंपस है, गेट है, यहाँ से आप आ रहे हो, आपने अगर हेलमेट पहना है तो आपकी एंट्री पक्की, लेकिन अगर नहीं पहना है तो आप दुखी हो जाओगे, आपको बाहर ही गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी, अंदर नहीं जा सकते, ऐसा रूल मैंने सुना है। तो हेलमेट तो पहनना जरूरी है, सीट बेल्ट पहनना जरूरी है, और लाइसेंस वगैरह बन ही गया होगा, 18+ तो हो गए होंगे ज़्यादातर लोग। मैं विश्वविद्यालय की किसी भी नीति की सार्वजनिक आलोचना नहीं करूंगा। विश्वविद्यालय चाहे जो भी कर दे, बुरे से बुरा काम कर दे, अच्छे से अच्छा काम कर दे, तो अच्छा ही तो बता सकते हो।
बुराई नहीं बता सकते, आलोचना नहीं कर सकते। और अगर कोई दिक्कत सही में आती है तो आप अधिकारियों या फिर जो भी एचओडी वगैरह है उनसे बात करके उसको सॉर्ट आउट करो। अब सार्वजनिक ऐसे नहीं बताओ कि मेरी यूनिवर्सिटी बेकार है या कुछ है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वायलेशन हो रहा है एक मीडिया के विश्वविद्यालय में, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैन बी लिमिटेड ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। मेरे विरुद्ध पूर्व में अनुशासनहीनता, अब देखो कई बार होता है ना कि हम चीटिंग करते हुए पकड़ा जाते हैं 12th में, फर्स्ट ईयर वगैरह में, और आपके खिलाफ है ना एफ आई आर तो दूसरे क्रिमिनल कोई आपने काम कर दिया, अगर कुछ भी हुआ हो, वो हुआ हो, रैगिंग वगैरह, नकल प्रकरण, आपराधिक कृत्य के विरुद्ध कोई भी आपका केस चल रहा हो, महाविद्यालय विद्यालय में आप कोई भी काम में शामिल थे, तो आपको बताना है, पूरा डिस्क्रिप्शन देना है कैसे क्या हुआ था और अभी क्या उसका स्टेटस है। अब ये तो आपको ही पता होगा इसके बारे में। नहीं की गई है, अगर आप कुछ नहीं लिखते यहाँ पे तो मतलब आपकी नहीं की गई है। यहाँ पे आप ऐसे डब्बा ऐसे, सॉरी इसको पे साफ करो, क्या करना है यहाँ पे, बस ये कर दो या फिर नॉट एप्लीकेबल। दिनांक, हस्ताक्षर, नाम, पिता, पता, मोबाइल नंबर, खत्म। अब ये एक और फॉर्म है, इसको भी जरा देख लो। इसमें आप बता रहे हो कि आप आपका मूल निवासी वगैरह अभी नहीं आया है। सेकंड, गुड नाइट, रात्रि, शब्बा खैर, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।